शेषकाय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्यमोहारतिदां जघान यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै। हम अष्टांग हृदय का श्वेत्रकृष्ठ कृमि निदान पढ़ रहे हैं। उसमें से 25 श्लोक हमारे हो गए हैं। आज हम उसके आगे यानी 25th श्लोक जो है उससे स्टार्ट करेंगे। 25वां जो श्लोक है वो है शतारु कुष्ठ। शतारु कुष्ठ क्या है और उसके सिम्टम्स कौन कौन से हैं वो आज हम देखेंगे। स्थूलमूलं सदाहार्ति रक्तशावं बहुव्रणं शतारु क्लेदजन्त्वाढ्यं प्रायशः पूर्वजन्मजा। ये शतारु कुष्ठ जो कहा गया है उसमें स्थूलमूलम सदाहार्ति, ये कैसा है तो स्थूल मूल है, इसका मूल बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा यानी दो बातें इसे हम कह सकते हैं। मूल जो है वो यानी एरिया के हिसाब से हम उसे देख सकते हैं, और दूसरा जो है मूल जब भी हम कहेंगे डेप्थ ऑफ द स्किन डिसीज, वो जो है वो बहुत बड़ा रहेगा। डेप्थ ये शब्द ज्यादा अच्छा, ये मीनिंग ज्यादा अच्छा रहेगा स्थूल मूलम जब भी हम उसे कहेंगे तो स्थूल मूलम जिसके मूल स्थूल होते हैं यानी बहुत बड़े होते हैं, वो जल्दी से निकलते भी नहीं है, राइट। अगर मूल नया नया है, कोई भी पेड़ अगर हम देखते हैं और उसके जो छोटे छोटे रूट्स है, ऐसी अगर बात है तो वो जो रूट्स रहते हैं ना, वो इमीडिएटली हम पेड़ को उखाड़ सकते हैं। लेकिन जो स्थूल मूल ऐसा जो पेड़ रहता है कि जिसके बहुत बड़े बड़े रूट्स हो गए हैं और बहुत ज्यादा डेप्थ तक गए हुए हैं, उसको हम जल्दी से उखाड़ नहीं सकते हैं। ऐसे ही इस कुष्ठ को भी हम जल्दी से उखाड़ नहीं सकते हैं, इसी के लिए वो है स्थूल मूलम। ये कैसा है सदाहार्ति, इसको दाह और रुजा ये दोनों भी है। दाह अर्ति, अर्ति इसका मतलब है कि ये जो तकलीफ देने वाला, अर्ति ऐसा शब्द इसे हम कह सकते हैं। स्थूल मूलम सदाहार्ति। दूसरी बात है इसमें कि स्थूल मूलम सदाहार्ति रक्तशावम बहुव्रणम। ये रक्तशाव ऐसा ये कुष्ठ है, इसका रंग कैसा रहता है तो रक्तशाव वर्ण का ये कुष्ठ रहेगा। अभी इसमें अगर हम देखेंगे कि सदाहार्ति ऐसे जब भी कहते हैं तो रुजा भी उसमें है, और दूसरी जो बात है वो दाह भी है। दाह और रुजा ये दोनों इसमें है। ऐसा ये जो कुष्ठ है उसमें पित्त और वात दोनों का भी उसमें हमें समावेश देखने के लिए मिलेगा। स्थूल मूलम सदाहार्ति। और क्या है तो रक्तशावम, ये रक्तशाव यानी रक्तशाव वर्ण का ऐसा ये रहता है कुष्ठ। रक्तशाव यानी इसका मतलब ऐसा है कि रेडिश कलर रहेगा और शाव यानी कृष्ण रंग इसको रहेगा। रक्तदाह, शाव रंग, रक्त रंग ऐसा इसमें रहेगा। और भी है कि बहुव्रणम, इसमें व्रण बहुत ही ज्यादा रहते हैं। बहुव्रणम जिसे हम कहते हैं यानी एक ही जो बहुत बड़ा सा है, लेकिन उसमें अलग अलग ऐसे व्रण हमें बहुत सारे देखने के लिए मिलते हैं ये कुष्ठ में। स्थूल मूल तो रहेगा, उसका डेप्थ बहुत ज्यादा रहेगा, रक्तशाव वर्ण का रहेगा, और बहुव्रणम इसमें बहुत ज्यादा व्रण हमें देखने के लिए मिलेंगे। रक्तशावम बहुव्रणम शतारुः जंतु क्लेद आढ्यम, ऐसे कहा गया है जंतु क्लेदाढ्यम। इसमें जंतु बहुत ज्यादा रहेंगे और क्लेद बहुत ज्यादा रहेगा। क्लेद यानी उससे डिस्चार्जेस बहुत ज्यादा रहेंगे। जब भी हम इसके बारे में देखते हैं कि ये क्लेद है, क्लेद का वहन हो रहा है, जो दिखने के लिए कुष्ठ कैसा रहेगा ये आपको सोचना चाहिए। जो बहुत बड़ा है, जो रक्त और शाव वर्ण का है, जिससे बहुत ज्यादा स्राव निकल रहा है, रुजा ज्यादा है, दाह ज्यादा है, और उसमें जंतु और क्लेद ये बहुत ज्यादा है। जंतु यानी जैसे कि मैगट्स रहते हैं, ऐसे अलग अलग किस्म के जो रक्त जो कृमि है वो भी इसमें देखने के लिए मिलेंगे। और लास्ट जो स्टांजा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें कहा गया है कि प्रायशः पूर्व जन्मज। अभी प्रायशः पूर्व जन्मज ऐसे जो कहा, पर्व जन्मज सॉरी। प्रायशः पर्व जन्म, पर्व यानी जो संधि रहते हैं, जो एक पर्व खत्म होकर दूसरा पर्व चालू हो जाता है, ज्वाइंट जिसे हम कह सकते हैं, ऐसा ये रहता है। ये जो पर्व यानी जो ज्वाइंट के ऊपर रहेगा, ऐसा ये कुष्ठ है कि जिसे शतारु कुष्ठ ऐसे कहा गया है।
सो शतारु कुष्ठ अगर हम देखते हैं तो स्पेसिफिकली जॉइंट्स के ऊपर ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। उसका रंग जो है वो हमें शाव रक्त ऐसा देखने के लिए मिलेगा, उसमें बहुव्रण रहेगा और व्रण के साथ में ही ये जो है ये जंतु और क्लेदाढ़ ऐसे कहा गया है। सो जंतु और क्लेद ये भी इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में देखने के लिए मिलेगा। सो जंतु क्लेदाढ़ ऐसे कहा गया है। ओके, सो शतारु जो है अगर उसका सॉरी उसका मूल अगर स्थूल है तो ये भी बात है कि वो जल्दी ठीक भी नहीं होगा, ये भी बात हमें समझनी चाहिए। सो बहुत कठिन है ये जब भी इसकी हम चिकित्सा करते हैं तो चिकित्सा के समय जिसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है ऐसा ये शतारु कुष्ठ रहेगा। उसके बाद में का जो श्लोक आया है वो रक्तांतम अंतराह पांडु कंडुदाह रुजान्वितम सोत्सेदम अचितम रक्तैः पद्मपत्रम इवांशुभिः घन भूरि लसिकासृक् प्रायशम आशु विभेदि च पुंडरीकम। इसके बाद में जो कहा गया है वो है पुंडरीक कुष्ठ। ये पुंडरीक कुष्ठ कैसा है? सो अगर देखते हैं कि रक्तांतम अंतरा पांडु, अंत रक्त यानी जो इसके कंटूर्स कड़ा या फिर जिसको एजिंग बाहर का एजिंग जो है वो रक्त वर्ण का है और अंतरा पांडु अभ्यंतरतः यानी अंदर की तरफ से वो कैसा है तो ये पांडु वर्ण का है। फिर उसके बाद में आया है कंडु दाह रुजान्वितम। इसमें कंडु और दाह, इसमें कंडु और दाह ये ज्यादा देखने के लिए मिलता है। ये कैसा है अगर हम देखते हैं तो रक्तांतम अंतरा पांडु कंडु दाह रुजान्वितम, कंडु और रुजा ये दोनों भी इसमें देखने के लिए मिलते हैं। अगर हमें इस पुंडरीक कुष्ठ जो है वो इसका नाम पुंडरीक क्यों है ऐसे अगर देखना है पुंडरीक कैसा रहता है? पुंडरीक में भी ऐसा है कि उसके जो कंटूर्स जो है वो रेडिश है और अंदर की जो पंखुड़ी रहती है वो सफेद रंग की रहती है। यही टिपिकल इसमें हमें देखने के लिए मिलता है। रक्तांतमंतरा पांडु कंडु दाह रुजान्वितम, कंडु और दाह और रुजा ये इसमें ज्यादा करके देखने के लिए मिलता है। कंडु दाह रुजा जब भी हम कहते हैं तो इसमें देखेंगे तो वात भी है, पित्त भी है और कफ भी है। कंडु दाह रुजान्वितम ऐसा है। और सोत्सेदम अचितम रक्तैः, उच्छेदम इसमें उच्छेद भी हमें देखने के लिए मिलेगा। उच्छेद जो हम कहते हैं इसका जो लेवल है यानी जो स्किन लेवल है उससे भी ऊपर ये कुष्ठ रहेगा। उच्छेद रहेगा, ये स्किन लेवल है उसके ऊपर ऐसा आया हुआ ऐसा ये कुष्ठ रहेगा। उच्छेदम अचितम रक्तैः अचितम, इसका मतलब ऐसा है कि रक्त वर्ण या फिर रक्त उधर जमा हो गया है ऐसा ये देखने के लिए मिलता है। अचितम रक्तैः पद्मपत्रम इवांशुभिः, पद्मपत्र पद्म का पत्र जैसा रहता है यानी पंखुड़ी जैसी रहती है ना वैसा ही ये रहता है, इसी के लिए पद्मपत्रम ऐसा कहा गया है। रक्तांतमंतरा पांडु कंडुदाह रुजान्वितम सोत्सेदम अचितम रक्तैः पद्म पत्रम इवांशुभिः घन भूरि लसिकासृक्। अभी ये कैसा है तो इसकी लसिका कैसे है? घन है, भूरी यानी ज्यादा मात्रा में है और लसिका अश्रुक, लसिका भी बहती है और रक्त भी इसमें ज्यादा बहता है। अगर हमें देखना है तो ये कैसा रहेगा तो इसकी जो लसिका है इसका जो स्राव हो रहा है वो कैसा है तो घन है, ज्यादा मात्रा में है, भूरी ज्यादा मात्रा में है, घनत्व है उसमें ऐसा भी है। लसिकासृक् प्रायशम आशु विभेदिच, और कैसा है आशु विभेदिच यानी इसमें भेदन बहुत ही जल्दी हो जाता है, आशु विभेदी ऐसे कहा गया है। इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें स्राव जल्दी हो जाता है, भेदन इसका जल्दी हो जाता है और ये पुंडरीक की पंखुड़ियां जैसे रहती है वैसा रहता है और इसी के लिए इसको ये कहा गया है कि रक्तांतमंतरा पांडु कंडुदाह रुजान्वितम सोत्सेदम अचितम रक्तैः पद्मपत्रमिवांशुभिः घन भूरि लसिकासृक् प्रायशम आशु विभेदि च पुंडरीकम।
उसके बाद में का जो आता है वो है विस्फोट कुष्ठ। ये विस्फोट कुष्ठ क्या है? सो तनुत्वक अचितम स्फोटैहि सितारुणैहि विस्फोटम। इसका विस्फोटक जो कुष्ठ है उसमें कैसा है? तो तनुत्वक, इसकी त्वचा जो है वो तनु हो जाती है, थिकनेस ऑफ स्किन जो है वो इसमें कम हो जाता है, ये हमें देखना चाहिए, पहली तो बात है। सो थिकनेस कैसा रहेगा इसका? तो ये जो कुष्ठ है उसमें स्किन जो है वो थिन हो जाएगी, तनुत्वक। फिर क्या कहा गया है? अचितम स्फोटैहि, स्फोट के स्फोट से अचित है, ये अचित है इसका मतलब ये स्फोट युक्त है, बहुत सारे विस्फोट उसमें रहेंगे। सो ये अलग किस्म का कुष्ठ कहा गया है। और ये स्फोट कैसे है? तो सितारुणैहि, सीता यानी श्वेत रंग के ये कुष्ठ रहेंगे, या फिर तो अरुण रंग के ये कुष्ठ रहेंगे, सितारुणैहि। और क्या है? तो विस्फोटम, इसको विस्फोट कुष्ठ ऐसे कहा गया है। सो विस्फोट कुष्ठ में कैसा है कि थिननेस ऑफ स्किन रहेगा, स्किन थिन रहेगी। विस्फोट जो है वो शीत यानी श्वेत कलर के या फिर अरुण वर्ण के ऐसे विस्फोट रहेंगे। और ये विस्फोट जो है वो बहुत सारी मात्रा में रहेंगे, और इसी के लिए इसको विस्फोट कुष्ठ ऐसे कहा गया है। सो विस्फोट कुष्ठ हो गया। सो उसके बाद में जो कुष्ठ आता है वो है पीठिका पामा कण्डुक्लेदरुजाधिकाः सूक्ष्माः शावारुणा बाह्याः प्रायः स्फिक्पाणिकरूपुरे। अभी इसका स्पेसिफिक वर्णन है कि ये कौन से एरिया में रहता है। इसको क्या कहा जाता है? तो पामा कुष्ठ कहा जाता है। पीठिकाः पामा कण्डुक्लेदरुजाधिकाः, इसमें क्या है? तो पीठिका है, पामा कुष्ठ इसे कहा जाता है। और ये जो पीठिका है वो कैसी है? तो कंडुक्लेद रुजा अधिकहा, कंडुक्लेद रुजा अधिकहा, इसमें कंडु है, क्लेद है, लेकिन रुजा बहुत ज्यादा है। बहुत सारे अलग अलग कुष्ठ हम देख रहे हैं कि जिसमें कंडु भी है और क्लेद भी है। कंडु है तो कुष्ठ, कुष्ठ है तो कंडु तो रहेगा ही, राइट। लेकिन इसमें किसी में क्लेद ज्यादा है, किसी में जंतु ज्यादा है, किसी में रुजा ज्यादा है। तो इसको हमें समझना चाहिए और उसके अनुसार हमारे निदान रहेंगे। सो पामा कुष्ठ जो है उसमें रुजा अधिकहा, इसमें बहुत ज्यादा पेन कहा गया है, और उसमें क्या रहेगा? तो कंडु और क्लेद ये तो रहेंगे। और इसमें पीठिका कैसी रहेगी? सो सूक्ष्मः शावारुणा बाह्यः प्रायः, सूक्ष्म शाव अरुण ऐसा ये पीठिका रहते हैं। और क्या है? ये किधर होते हैं? तो स्फिक पानी कर्पूरे, स्फिक प्रदेश में, स्फिक प्रदेश में रहेगा, बटक्स एरिया में रहेगा, पानी यानी हाथ के ऊपर रहेगा, और स्पेसिफिकली कुरपर जो है यानी एल्बो जॉइंट जो है उसमें वो ज्यादा रहेगा। जो दोनों हाथ के कुरपर संधि कहा गया है उसको ये ज्यादा रहेगा। सो ये पामा कहा गया है। ये पामा किधर है? तो स्पिक के ऊपर है, हाथ के ऊपर है। इसका एरिया जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्पेसिफिक कहा गया है। सो सूक्ष्म शाव अरुण, शाव अरुण वर्ण के इसमें पीठिका रहेगी। ये शाव अरुण है और रुजाधिका ऐसा है। सो इसमें हमें ये देखना चाहिए कि विशेषतः तीनों भी दोष कुष्ठ में रहते ही हैं, लेकिन इधर वात का प्राधान्य हमें देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसका स्फिक पानी और कर्पूर इसके ऊपर ये कुष्ठ ज्यादा होता है। सो ये हमें देखना चाहिए कि पामा कुष्ठ जो है उसका स्फिक पानी और कर्पूर इसके ऊपर ही डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा रहता है। फिर उसके आगे का जो कुष्ठ है उसमें चर्मदल कुष्ठ ऐसे कहा जाता है। सस्फोट स्पर्श सहम कंडु घातो शातोद दाहवत रक्तम चर्मदलम, रक्तम दलत चर्मदलम। सो ये चर्मदल कुष्ठ कैसा है? सो सस्फोट, इसके ऊपर भी स्फोट विस्फोट बहुत ज्यादा है, सस्फोट। और स्पर्श सह, स्पर्श सह कहा गया है, जिसको हाथ लगाया नहीं जा सकता है, हाथ लगने से तकलीफ होती है, स्पर्श सह। फिर कंडु जिसमें ज्यादा है, शात जिसमें ज्यादा है, दाहवत ऐसा कहा गया है, तोद और दाह है। शात इसका मतलब है कि एक पद्धती की वेदना, ज्याला मराठीमध्ये आपण चुरचुर होणं ना, कंटिन्युअस चावणं ज्याला म्हणतो, दॅट इज शात। पर शात यानी कुछ तो उसके ऊपर चल रहा है ऐसा लगता है, दैट इज शात। सो कंडू शात
कंडूशात तोद दाहवत ऐसा कहा गया है। जिसमें कंडू है, तोद है, दाह है और एक पद्धति की वेदना है, ऐसा ये चर्मदल कुष्ठ है। और दलम, रक्तम दलम चर्मदलम ऐसे कहा गया है। इसका जो दल है वो कैसा है, तो रक्त है, रक्त वर्ण का है। रक्त वर्ण का रहता है। ये कुष्ठ जो है वो रक्त वर्ण का है, स्फुट इसमें है, स्पर्श सह है और कंडूशात दाह ये इसमें है। इसको चर्मदल कुष्ठ ऐसे कहा जाता है। फिर उसके बाद में जो है वो काकणक कुष्ठ। काकणम तीव्र दाहरो पूर्वम रक्तंच कृष्णंच काकणांति फलोपमम कुष्ठलिंगैर्युतम सर्वैहि अनेक वर्णम ततो भवेत्। ये काकण कुष्ठ जो है उसमें क्या है, तो तीव्र दाह और रुजा, ये उसका स्पेसिफिकेशन है। काकण कुष्ठ जो है वो तीव्र दाह है, उसमें कि बहुत ज्यादा जलन होती है और बहुत ज्यादा रुजा यानी पेन भी बहुत ज्यादा होता है। पूर्वम रक्तंच कृष्णंच, पहले कैसा रहता है, पूर्वम रक्तम और बाद में कृष्ण वर्ण का हो जाता है। जैसे कि काकणंती फलोपमम, काकणंत यानी जो गुंजा हम कहते हैं, सॉरी, गुंजा का फल जो होता है वैसा इसका रंग रहता है। गुंजा अगर हम देखेंगे तो एक बाजू में रेड है, एक बाजू में ब्लैक है, ऐसी भी गुंजा आती है। दूसरी जो गुंजा है वो पूरी रेड रहती है। ब्लैक और रेड ऐसा कॉम्बिनेशन में जो है वैसा है, इसके लिए पूर्वम रक्तम कृष्णंच ऐसे कहा गया है। और काकणंती फलोपमम, काकण कुष्ठ ऐसे उसको कहा गया है। कुष्ठ लिंगैर्युतम सर्वैहि अनेक वर्णम ततो भवेत्। बाकी के सब जो कुष्ठ के लक्षण है उसमें देखने के लिए मिलते हैं और अनेक वर्ण उसमें देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि गुंजा के अनेक वर्ण है, सफेद गुंजा भी रहती है, रक्त गुंजा रहती है, या फिर रक्त कृष्ण गुंजा ऐसा एक रहता है। ये अलग अलग गुंजा के जो प्रकार है वैसे अनेक रंग इसमें हमें देखने के लिए मिलते हैं। स्पेसिफिकली रक्त दुष्टि इसमें रहती है और इसी के लिए इसको काकण कुष्ठ ऐसे कहा गया है। काकण कुष्ठ हो गया। उसके बाद में जो आते हैं श्लोक वो देखेंगे। काकण कुष्ठ जो है रक्त कृष्ण गुंजा जैसा रहता है। दोष भेदीय विहितैहि आदिशेत लिंग कर्म भी कुष्ठेषु दोषोल्बणताम। अभी दोषोल्बणता कैसी समझनी चाहिए, जो दोष भेदी अध्याय, दोष भेदीय ऐसे कहा गया है। दोष भेदी अध्याय में जो कहा गया है वैसे जो जो उसके कर्म बताए गए हैं, लक्षण बताए गए हैं, वैसे इसमें देखने के लिए मिलेंगे सब कुष्ठों में। उसके अनुसार इसकी दोषोल्बणता हमें जाननी चाहिए। ये ध्यान में रखना है कि ये कौन से कारण है और उसके अनुसार जो दोष भेदी अध्याय में दोषों के वर्णन किए गए हैं उसके अनुसार इसकी दोषोल्बणता हमें जाननी चाहिए। सर्व दोषोल्बणम त्यजेत। अभी इधर क्या आ जाता है कि साध्यासाध्यत्व, किसको चिकित्सा देनी है और किसको चिकित्सा नहीं देनी है, ये अभी बताते हैं। सर्व दोष उल्बणम त्यजेत, जिसमें तीनों दोष बहुत ज्यादा मात्रा में देखने के लिए मिलते हैं, ऐसे जो कुष्ठ है उसको त्यजेत, वो रुग्ण को चिकित्सा नहीं देनी चाहिए। फिर बाद में क्या आ जाता है कि सर्व दोषोल्बणम त्यजेत रिष्टोक्तम यच्च यच्चास्थि मज्ज शुक्र समाश्रयम। रिष्टोक्तम यच्च, जिसमें अरिष्ट लक्षण दिख रहे हैं ऐसे जो कुष्ठ है उसको भी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। अरिष्ट लक्षण जो कुष्ठ के जो है वो अरिष्ट का जो अध्याय है उसमें बताए गए हैं। ऐसे कुष्ठ को चिकित्सा नहीं देनी है। और किसको चिकित्सा नहीं देनी है, यच्च अस्थि मज्ज शुक्र समाश्रयाः, अस्थि से आश्रित जो कुष्ठ है उसमें चिकित्सा नहीं देनी है। मज्जा को आश्रित जो कुष्ठ है उसको चिकित्सा नहीं देनी है और जो शुक्र आश्रित कुष्ठ है उसको चिकित्सा नहीं देनी है। यानी अस्थि, मज्जा और शुक्र इसके आश्रित जो जो कुष्ठ है उसको हमें चिकित्सा नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो साध्य नहीं है। इधर भी हमें प्रत्याख्यान करके हम चिकित्सा कर सकते हैं। अभी इधर जो अस्थि आश्रित कुष्ठ ऐसे कहा गया है, अलग अलग जो सार्कोमास वगैरह रहते हैं उसका भी कैटेगराइजेशन शायद इधर हो सकता है। इसी के लिए इधर आया है कि जिसमें रिष्ट लक्षण है और जो अस्थि, मज्जा और शुक्र आश्रित कुष्ठ है उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। ओके, साध्यासाध्यत्व जब कहते हैं तो ये है कि अस्थि, मज्जा और शुक्र इनसे आश्रित जो कुष्ठ है उसको हमें चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। फिर याप्य कौन सा है, तो याप्यम मेदोगतम।
मेदोगत कुष्ठ जो है वो याप्य है, मेद जिसमें इन्वॉल्व है वो कुष्ठ जो है वो याप्य है। और कृच्छ्रम पित्त द्वंद्वास्त्र मांसगम, कृच्छ्र यानी कष्ट साध्य कौन सा है? सो पित्त जो कुष्ठ जो है वो कष्ट साध्य है, द्वंद्व जो कुष्ठ दो दो दोष से जो होता है कुष्ठ वो कष्ट साध्य है, और अस्त्र मांसगम रक्त और मांस इन दोनों को आश्रित जो कुष्ठ है वो कष्ट साध्य कुष्ठ ऐसे कहा गया है। और अकृच्छ्रम कफवाताढ्यम त्वक्स्थम एकलम चयत, ऐसा कहा गया है, एकमलं चयत। अकृच्छ्रम कफवाताढ्यम, अकृच्छ्र यानी कष्ट साध्य नहीं है, यानी साध्य है, सुख साध्य है, ऐसा कौन सा कुष्ठ है? तो कफवाताढ्यम, कफवात जो कुष्ठ जो है वो साध्य है, सुख साध्य है। और जो त्वक्स्थम त्वचा को आश्रित है, रक्त मांस मेद इस इधर तक नहीं गया है, सिर्फ त्वचा को आश्रित है, ऐसा जो कुष्ठ है वो। और एक मलम चयत ऐसे कहा गया है। सो एक मलम कहेंगे तो मल इसका अर्थ इधर दोष ऐसा आएगा। सो एक दोष जो कुष्ठ है त्वचे का आश्रित कुष्ठ है, और जो कफवाताढ़ कुष्ठ है वो सुख साध्य कुष्ठ रहेगा। सो इधर साध्या साध्य तो बता दिया कि कौन सा कुष्ठ साध्य है, कौन सा याप्य है, कौन सा कष्ट साध्य है, और कौन से जो है उसकी हमें चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। ओके, सो ये हो गया। फिर अकृच्छ्रम कफवाताढ्यम त्वक्स्थम एकम अलंचयत तत्र त्वचि स्थिते कुष्ठे तोद वैवर्ण्य रूक्षता। अभी अलग अलग आश्रय के अनुसार कौन कौन से लक्षण आ जाते हैं ये कहा गया है। तत्र त्वचि स्थिते कुष्ठे, अगर कुष्ठ त्वचा में आश्रित है तो क्या होता है? तो तोद वैवर्ण्य रूक्षता, तोद वैवर्ण्य और रूक्षता ये इसमें आ जाती है। स्वेद स्वाप श्वयथवः शोणिते पिशिते पुनः, शोणिते यानी शोणित आश्रित रक्त के आश्रित अगर कुष्ठ है तो स्वेद स्वाप श्वयथु यानी शोथ, ये लक्षण इसमें देखने के लिए मिलते हैं। सो अगर पेशेंट को स्वेद ज्यादा आता है, स्वाप यानी सूखती है उधर, अगर सेंसिटिविटी कम हो गई है ऐसी बात है। और जो दूसरा कहा गया है स्वेद स्वाप और श्वयथु यानी शोथ अगर है तो शोणिते, तो शोणित आश्रित कुष्ठ है ये जानना चाहिए। पिशिते पुनः यानी अगर मांस को आश्रित कुष्ठ है तो पाणिपादाश्रिता स्फोटा क्लेद ऐसे कहा गया है। सो अगर उसमें मांसगत है तो पाणिपादाश्रित शोथा स्फोटा ऐसे कहा गया है। अगर मांस में आश्रित कुष्ठ है तो हस्त और पाद इसके ऊपर ये विस्फोट आ जाते हैं। और संधिषु च अधिकम, अगर संधि में जो है तो क्या होता है? तो कौण्यम गतिक्षयः अंगानां दलनम स्याच्च मेदसे, और मेदसी दलनम स्यात् ऐसे कहा गया है। सो संधि बीच में कहा गया है कि संधि में अगर कुष्ठ आश्रित है तो क्या होता है? सो संधिषु च अधिकम कौण्यम गतिक्षयः अंगानां, संधि में आश्रित है तो गतिक्षय हो जाता है, यानी उस संधि का जो कार्य है वो नहीं होता है, गति जो है वो कम हो जाती है, गति प्राकृत नहीं होती है उस पेशेंट की। ओके, सो गति जो है उसमें विकृति होती है अगर संधि में अगर रहता है कुष्ठ तो। और कौण्य यानी चलते समय उसमें तकलीफ हो जाएगी, यानी चलना नहीं होता होगा अच्छी तरह से। और स्याच्च मेदसी, मेद के ऊपर अगर कुष्ठ आश्रित है तो क्या होगा? दलनम ऐसा कहा गया है, दलनम अंगा नाम। सो अंग जो है वो गल जाते हैं, जो हम लेप्रेसी में वगैरह देखते हैं। सो मेद आश्रित जो अगर है तो अंग गल जाते हैं ऐसे कहा गया है। फिर नासाभंग अस्थि मज्जस्थे, अस्थि मज्जागत शुक्र है तो नासाभंग ये लक्षण हमें देखने के लिए मिलता है। अस्थि मज्जाश्रित अगर है तो नासाभंग ये कहा गया है। अभी हम सिफिलिस देखते हैं तो सिफिलिस के जो पेशेंट्स रहते हैं उनके जो बच्चे रहते हैं इंट्रायूटेराइन सोनोग्राफी की जाती है तो नेजल बोन है वो एब्सेंट ऐसा रिपोर्ट रहता है जनरली। उसमें भी कुष्ठ है कि जो अस्थि मज्जागत कुष्ठ है। सो अस्थि मज्जागत मज्जस्थे नासाभंगः, सो नासाभंग ये लक्षण उसमें देखने के लिए मिलता है। सो बोन जो है नेजल बोन उसका फ्रैक्चर या फिर वो एब्सेंट है ऐसा हमें देखने के लिए मिलेगा। और नेत्र राग स्वर क्षय क्षते च,
और क्या रहेगा? सो नेत्र राग ये भी लक्षण है। मज्जा का लक्षण, नेत्र जो है वो मज्जा का अवयव है, इसके लिए मज्जा में कुष्ठ अगर है तो उसके कारण नेत्र राग यानी आंखें जो है वो रेडनेस उसका होना, ये भी उसमें देखने के लिए मिलता है। और स्वर क्षय, स्वर जो है वो भी अस्थि मज्जा से रिलेटेड है, विशेषतः मज्जा से रिलेटेड है। सो इसी के लिए स्वर क्षय, आवाज में क्षीणता आ जाती है, ये स्पेसिफिकेशन है। और क्षते च कृमयः, और क्या होता है? क्षत, अगर उसमें क्षत हो जाता है यानी कोई भी छेद हो जाता है तो उसमें कृमि जल्दी उत्पन्न हो जाता है, अगर मज्जस्थ कुष्ठ है तो। ओके। और शुक्रे स्वर और अपत्य दारा बाधनम, शुक्रगत कुष्ठ है, शुक्रगत कुष्ठ अगर है तो क्या होता है? अपत्य बाधनम, दारा बाधनम और स्वदारा, स्वदारा ऐसे कहा गया है कि जिस जिस जभी जभी ये शुक्रगत कुष्ठ रहता है तो कोई भी संपर्क जो रहता है उसके दारा यानी पत्नी को या फिर उसके बच्चों को, अपत्य जो है उनमें भी ये ट्रांसफर होता है। सो हेरिडिटरी या फिर इनहेरिटेंस ऑफ स्किन डिसीजेस, ये इधर कहा गया है। सो कुष्ठ इसी के लिए कहा गया है कि अस्थि मज्जा और शुक्रगत कुष्ठ जो है वो चिकित्सा साध्य नहीं है, और इसी के लिए चिकित्सा देते समय प्रत्याख्यान करके चिकित्सा देनी चाहिए, या फिर ऐसे पेशेंट्स को जैसे हम कंसेंट लेते हैं वैसे बता के फिर ये चिकित्सा करनी चाहिए। यथापूर्वम सर्वाणि स्युः लिंगानि असृगादिषु, असृगादिषु यथापूर्वम सर्वाणि लिंगानि स्युः। अगर रक्तगत है तो उसके लक्षण क्या है वो पहले बता दिए गए हैं, मांसगत क्या है तो उसके लक्षण क्या है वो भी पहले बता दिए गए हैं, वैसे सब लक्षण हो जाते हैं। सो इधर तक ये कुष्ठ हो जाता है। आगे का एक श्लोक पढ़ के रुकते हैं। कुष्ठैक संभवम श्वित्रम किलासम दारुणं च तत् निर्दिष्टम अपरिस्रावी त्रिधातुद्भव संश्रयम। अभी श्वित्र या फिर किलास कुष्ठ जिसे कहा जाता है उसका श्लोक है। कुष्ठ एक संभवम, कुष्ठ जिस कारण से होता है उसी कारण से श्वित्र होता है, उसको श्वित्र किलास ये कहा जाता है। ये दारुण व्याधि है, इसकी चिकित्सा अच्छी तरीके से नहीं की जाती सकती है, इसी के लिए इसको दारुण व्याधि ऐसे कहा गया है। दारुणं च तत् निर्दिष्टम, इसमें क्या है? अपरिस्रावी, इसमें परिस्राव नहीं होता है, इसमें कोई भी क्लेद बाहर नहीं निकलेगा, कोई भी स्राव नहीं रहेगा। और त्रिधातु उद्भव संश्रयम, तीनों धातुओं से आश्रित यानी तीनों दोषों के आश्रित ये कुष्ठ रहता है। सो कुष्ठ का संभवम श्वेत्रम किलासम दारुणं च तत् निर्दिष्टम अपरिस्रावी त्रिधातु उद्भव संश्रयम। सो आज इधर ही रुकते हैं, और आज हमारा जो है वो 37 श्लोक हुए हैं, 38 यानी श्वित्र का निदान जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। भरोनी सद्भावाची अंजुळी मिया बोविया फुले मोकळी अर्पिली अंघ्री उघळी विश्वरूपाच्या। भरोनी सद्भावाची अंजुळी मिया बोविया फुले मोकळी अर्पिली अंघ्री उघळी विश्वरूपाच्या। भरोनी सद्भावाची अंजुळी मिया बोविया फुले मोकळी अर्पिली अंघ्री उघळी विश्वरूपाच्या।